हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी, जो सेकेंड भूगोल है, भारत, लोग और व्यवस्था। इसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिनका नाम है मानव बस्तियां। से बेटी, जिनका नाम है मानव बस्तियां। ठीक है। इस चैप्टर में मानव बस्ती क्या है, गांव क्या है, इन सारी बातों को पढ़ेंगे। अब आपके दिमाग में एक शब्द आता होगा कि सर, इससे पहले भी हम लोग फर्स्ट भूगोल में भी पढ़े थे मानव बस्ती, यहां भी पढ़ रहे हैं मानव बस्तियां। आखिर एनसीईआरटी को क्या सूझा ऐसा कि ऐसा लिख दिया है? देखिए, आप इसमें कुछ हेर फेर नहीं कर सकते। जब एनसीईआरटी ने लिखा है तो आपको भी इसी तरह से लिखना होगा। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, समझिएगा, मानव बस्तियां। उस चैप्टर में हम लोग विश्व के जितने भी मानव बस्तियां हैं उन सब के बारे में हमने चर्चा किया था। लेकिन इस भूगोल में भारत के बारे में पढ़ना है हमको। भारत के लोग, भारत की व्यवस्था, इन इत्यादि के बारे में पढ़ना है। तो अभी जो चैप्टर हम लोगों का चल रहा है मानव भूगोल, हम लोगों का जो चैप्टर है मानव भूगोल, ये भी हमारा क्या है, मानव भूगोल, ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार का कि मानव बस्तियों के बारे में इसमें विस्तार से चर्चा किया गया है। जो भारत में बस्तियां किस शताब्दी में कैसे बनी, कार्य के आधार पर बस्तियां कितने प्रकार की, जो भारत की बात है उनकी बात किया गया है। तो हम लोग चलेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे आज क्या पढ़ना है मुझे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम याद रखिएगा, मानव बस्तियां। चैप्टर का क्या नाम है मेरे भाई? मानव बस्तियां। ठीक है। इसमें पढ़ेंगे क्या कि मानव बस्ती क्या है, नगरीय बस्ती क्या है, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में क्या अंतर है, विभिन्न समय में जो नगर बसा उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके क्या क्या कारण थे और कार्य के आधार पर नगर को कितने भागों में बांटा गया है, मेगा सिटी, ये सब तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसमें चर्चा चलेगा। और एक है सिटी जो हम लोग निर्माण करते हैं, कैसे करते हैं, इन सब के बारे में यहां पर थोड़ा सा चर्चा है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं कि मानव बस्ती क्या है। क्या में पढ़ना है? मानव बस्ती क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक बात बताइए मुझे कि मानव बस्ती किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे कि मानव बस्ती वह है जहां मानव अस्थायी रूप से बसता है। यानी मानव बस्ती वह है जहां मानव अस्थायी रूप से बसता है, यानी जहां उसका रहन सहन होता है, वह मानव बस्ती है। उसका आवास कहलाता है, यानी वह जहां रहता है ना, वह आवास है, वही बस्ती है उसका। उस स्थान पर अधिक समय पर वह रहना पसंद करता है। जो मानव बस्तियां होती है, जहां मानव का मकान होता है, उस जगह पर ना वह ज्यादा समय तक रहना पसंद करता है। ये मानव बस्तियां हैं। इसकी कुछ खासियत है, इसके स्वरूप को बदला जा सकता है। खास करके जो गांव में मकान होती है, तो गांव के मकान न कच्चे कच्चे होते हैं, तो उसके स्वरूप को बदला जाता है। जैसे आप अपने पास में देखिएगा गांव में कि कुछ लोगों का घर जो है ना, लकड़ियों की बनी होती है, घास फूस की बनी होती है। और ये घास फूस की लकड़ियां कभी दरवाजा इधर कर लेगी, कभी उधर कर लेगी। लेकिन पक्के जो मकान होंगे, लगभग उसमें इस तरह के परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो आपने अभी क्या समझा कि जो गांव के मकान होते हैं उसमें स्थान को बदला जा सकता है, लेकिन इसमें बदलने की क्रियाएं नहीं होती है। चलिए, तो अभी तक आप पढ़ रहे थे कि मानव बस्ती क्या है, मानव बस्ती के स्वरूप के बारे में। अब पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा गांव के बारे में। आपसे कोई पूछे कि गांव किसे कहते हैं, तो गांव वह है जहां पर लोग रहते हैं, आवास वहां भी होती है, लेकिन आवास छीट-फूट होती है, जनसंख्या वहां कम होती है, लोग एक दूसरे से काफी अलग अलग रहा करते हैं, और यहाँ पर माने दूर दूर बसा करते हैं। और यहाँ के लोगों का मुख्य जो आजीविका होती है, या तो कृषि होती है, या पशुपालन होती है, या मछली पालन, मुर्गी पालन, यानी जो प्राथमिक क्रियाकलाप है गांव में मूल रूप से उसी पर निर्भर करते हैं। क्लियर? तो गांव समझ गए, गांव क्या है। तो वह असुविधा के लिए खेद है, क्योंकि हमारी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है। तो चलते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक। आप क्या पढ़े? पहला पढ़े आप कि मानव बस्ती क्या है, यानी कि जहां मानव रहते हैं, निवास करता है, वह कहलाता है मानव
बस्ती। फिर आपने पढ़ा कि गांव क्या है, तो गांव वह जगह है जहां पर लोग दूर दूर में बसा करते हैं और यहाँ के लोगों का मुख्य क्रियाकलाप क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप होती है, यानी कृषि पशुपालन, तो वो कहलाती है। अब चलते हैं दूसरा, हमारी नगरीय बस्ती। अगर आपसे कोई पूछे भाई नगरीय बस्ती क्या है, तो वैसी बस्तियां जहां पर जनसंख्या कितना हो जाए, कम से कम 5,000 हो जाए, ठीक है। प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी जनसंख्या, 400। और तीसरी कैटेगरी क्या है, 75% गैर कृषि कार्य से लगा। तो आपने अभी क्या समझा कि जो नगरीय बस्ती यानी हमारे भारत में, अगर मान लीजिए कोई गांव है, अगर गांव की ही जनसंख्या 5,000 हो जाए और वहां की प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या 400 हो जाए और वहां की 75% आबादी लोग गैर कृषि कार्य से, यानी द्वितीय क्रियाकलाप या तो व्यापार से लगे होंगे या उद्योग से लगे होंगे या शैक्षणिक संस्थान से जुड़ा हो, यानी प्राथमिक छोड़ करके, तो उसको कहा जाएगा नगर। अब आपके दिमाग में आता होगा क्या हमारे भारत से छोड़कर दूसरे देशों की बात, तो हम लोग पिछले चैप्टर जो पढ़े थे मानव बस्तियां, उसमें आपने ये बात पढ़ा होगा कि अमेरिका कहता है कि अलग कैटेगरी रखा है अपना नगर का, ब्राजील, जापान, कनाडा अलग अलग कैटेगरी रखा है, लेकिन हमारे भारत की जनसंख्या दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश माना जाता है। इसलिए भारत में इस तरह का रखा गया है कि 5,000 जनसंख्या जब होगी तभी हम उसको नगर में कह सकते हैं। क्लियर। तो नगरीय जनसंख्या होने का मतलब क्या समझ गए, कि वैसी आबादी जगह जहां पर जनसंख्या 5,000 हो, प्रति वर्ग किलोमीटर 400 आबादी हो और 75 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करती हो। और याद रखेंगे इस जगह पर ना जनसंख्या का आकर्षण सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको जनसंख्या निवास करती है और देखने को मिलेगी कि लोग ज्यादा आकर्षित, क्योंकि वहां पर उद्योग हैं, व्यापार है, तो लोग ज्यादा वहां पर आकर्षित होते हैं। तो ऐसे जगह को हम लोग कहेंगे नगरीय बस्तियां। तो अभी तक आप तीन बात पढ़ रहे थे, मानव बस्ती क्या है, गांव क्या है और नगरीय बस्ती क्या है। अब अगला टॉपिक से आपका क्या कहता है, ग्रामीण तथा नगरीय बस्ती में अंतर, यानी गांव के और नगर के बस्ती में क्या क्या अंतर है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में क्या अंतर है, सुनिएगा थोड़ा सा। ग्रामीण बस्ती में अंतर का पहला कारण है हमारे यहाँ, देखिए गांव के जो अधिकांश लोग हैं वो क्रियाकलाप मूल रूप से किसका करते हैं, तो मूल रूप से वह प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं। माने उनका जो क्रियाकलाप होता है वो प्राथमिक होता है, यानी वो लोग या तो कृषि करेंगे या पशुपालन करेंगे या मछली पालन करेंगे, यानी जो प्राथमिक क्रियाकलाप है। गांव के ज्यादा लोग, ऐसा नहीं कि गांव में द्वितीयक और तृतीयक है, गांव में है लेकिन बहुत ज्यादा लोग, यानी कि लगभग 80-90% लोग जो है ना वो प्राथमिक क्रियाकलाप से ही जुड़े रहते हैं। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र का एक अंतर। जबकि वहीं पर अगर आप नगरी में जाएंगे तो नगर में आप देखेंगे कि वहां के अधिकांश लोग जो है ना वह या तो उद्योग करेंगे या व्यापार करेंगे, यानी वो प्राथमिक पर ज्यादा निर्भर नहीं रहते हैं, वो द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ क्रियाकलाप इस पर ज्यादा निर्भर करते हैं। तो पहला अंतर समझ गए होंगे आप कि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में क्या अंतर है। तो ग्रामीण जनसंख्या समझ गए कि गांव के लोग ज्यादा प्राथमिक क्रियाकलाप पर, जबकि नगर के लोग ज्यादा द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप पर। चलिए और दूसरा अंतर देखिए, गांव में जब आप जाएंगे तो एक गौर करिएगा, देखिएगा ध्यान से कि लोग एक दूसरे से ज्यादा जुड़े रहते हैं, जबकि शहर में इस तरह का एक दूसरे से ज्यादा नहीं जुड़े रहते हैं। अब नहीं समझे बात को, फिर समझिए इसको। जैसे गांव में मान लीजिए हमारा घर यहां है, तो हम आसपास के 10 गांव तक भी हमारी पहचान है, सब पहचानता है हमें कि राकेश सर फलाने गांव में है, इस तरह का, और उन लोगों से काफी लगाव रहता है, सब के बारे में हम जानते हैं, हमारे बारे में वो जानते हैं। तो ये गांव में होती है। अगर गांव में किसी तरह की घटना हो जाए किसी व्यक्ति के पास, तो देखिएगा पूरा हुजूम लगा के लोग जुड़ जाता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें शहर की बात, तो शहर में इस तरह का लगाव देखने को नहीं मिलता है। यानी देखिएगा एक नीचे वाली बिल्डिंग में एक परिवार रह रहा है, चौथे वाली बिल्डिंग पर एक परिवार रह रहा है। अब दोनों में ये पता ही नहीं चलेगा आपको, और उसे पता भी नहीं है कि वो कहाँ का है, उनका नाम क्या है। चेहरा से पहचानता है कि वो लिफ्ट से जाता है, आता है, वो देखता है किसी बिल्डिंग में वो रहता है, लेकिन कहाँ का है, कहाँ जॉब करता है, किस तरह की काम करता है, उसको कोई मतलब नहीं है। बाजू वाले लोगों के यहाँ बर्थडे है लेकिन इनवाइटिंग नहीं है,
लेकिन हम लोगों को अगर गांव में इस तरह का कोई भोज भात हो जाए, पूरा गांव मोहल्ला टोला का लोग जो है ना खुशियां मनाते हैं, लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो गांव और शहर में यही अंतर है। क्लियर? तो अभी तक आप पढ़ रहे थे ग्रामीण तथा नगरीय बस्ती में अंतर। तो अभी तक क्या पढ़े आप? पहला पढ़े नगरीय बस्ती क्या है, फिर पढ़ा आपने ग्रामीण तथा नगरीय बस्ती में अंतर। अब चलते हम लोग बस्ती के प्रकार देखते हैं। देखिए हमारे यहाँ जो बस्तियां हैं, भारत में कुल बस्ती को जो ग्रामीण बस्तियां हैं उसकी संरचना के आधार पर, याद रखेंगे किसके आधार पर? संरचना के आधार पर कुल 4 भागों में बांटा गया है। ग्रामीण बस्तियों को कितने भागों में बांटा गया है? 4। ध्यान देंगे थोड़ा सा। नंबर 1 है पल्लवी बस्तियां। पल्लवी बस्ती का मतलब होता है कि वैसी बस्ती जिसमें जो घर होते हैं ना, मकान होते हैं, वो एक दूसरे से काफी काफी डिस्टेंस पर होते हैं। जैसे एक मकान आपको यहां मिलेगा, दूसरा यहां मिलेगा, तीसरा यहां मिलेगा, चौथा यहां मिलेगा, ऐसे दूर दूर में रहेंगे मकान। तो ऐसे बस्ती को कहते हैं हम लोग, कौन बस्ती कहेंगे? पल्लवी बस्ती। ये कहां मिलती है खास करके? तो उत्तर भारत के जो गंगा है और यमुना नदी की जो द्रोणी क्षेत्र है खास करके उस जगह, यानी जिसको आपने देहाती हिसाब में कहिए ना चौर इलाका, चौर इलाका में जाइएगा तो देखिएगा कि 10-20 खेत के बाद एक मकान या 2 मकान है एक भाई का। फिर उसके बाद उसी पगडंडी से पकड़े चले जाइए तो आपको वहां पर 1-2 मकान मिलेंगे। फिर आगे चले जाइए तो वहां 2-4 मिलेंगे। तो इस तरह से जो मकान हुआ करती है, ऐसी बस्तियों को कहते हैं हम लोग पल्लवी बस्तियां। ठीक है? पल्लवी बस्तियां समझ गए कि भाई कहां मिलेंगे? ये तो गंगा और यमुना की द्रोणी वाले क्षेत्र, जैसे हमारे बिहार में गंगा है, उत्तर प्रदेश में गंगा है, तो यहाँ पर जो चौर इलाका है जहां पर पानी हुआ करती है, तो ऐसी स्थिति में मकान कहीं कहीं छीट-फूट आपको देखने को मिलेगी। अगला है गुच्छित बस्तियां। देखिए नाम से ही पता चल रहा है गुच्छित। गुच्छित का मतलब क्या होता है? गुच्छा। अंगूर का गुच्छा देखे है ना, यानी कहने का अर्थ है कि एक दूसरे से काफी सटा सटा हो। तो वैसी बस्तियां जिसमें मकान जो है ना काफी एक दूसरे से सटा सटा हो, तो उसको कहेंगे हम लोग गुच्छित बस्ती। क्या बोलेंगे हम लोग? गुच्छित बस्तियां। ठीक है ना? कैसे? जैसे मान लीजिए मकान हमारा है, तो यहाँ आपका फिर बगल वाले बगल वाले बगल वाले का ऐसे ऐसे करके सटा सटा रहेगा, तो ऐसे को कहेंगे। फिर यहाँ हो गया, फिर ऐसे ऐसे करके रहेंगे, तो ये क्या है? मकान। ये बस्ती जो है हमारा गुच्छित कहलाएगा, माने एक दूसरे से काफी सघन। जैसे हमारे भारत में खास करके जो उत्तर भारत का मैदान है, उत्तर भारत का जो मैदान है, तो इसमें बहुत ज्यादा उपजाऊ भूमि है, और उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर जो लोग की आबादी अगर देखिएगा एकदम काफी सघन सघन दिखाई पड़ती है। तो हमारे यहाँ खास करके कैसी मिलेगी? गुच्छित, जिसको देहात के हिसाब में समझिए सरैसा इलाका। सरैसा जो चौर इलाका है, तो उसमें आपको बस्ती मिलेगी छीटपुट, पल्ले उसको कह सकते हैं। लेकिन जहां पर सरैसा इलाका है वहां पर गुच्छित। ये खास करके जो उपजाऊ भूमि है, ऐसे जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा है परिचित यानी एकाकी बस्ती। परिचित यानी एकाकी बस्ती, यानी वैसी बस्तियां, वैसी बस्तियां जिसमें आपको जनसंख्या जो है ना क्या मिलेगा? जहां पर 10-20 घर मकान मिलेंगे, फिर दूर दूर हट के मकान मिलेंगे, तो ऐसे बस्ती को क्या बोलेंगे हम लोग? परिचित या एकाकी बस्ती। ये खास करके सुनसान क्षेत्रों में होता है या पहाड़ी क्षेत्र वहीं देखने को मिलेगा। जैसे समझिए एक तरह से उदाहरण के तौर पर, जैसे हमारे भारत में चलिए अरुणाचल प्रदेश है, हमारे भारत में जो उत्तराखंड है वो पहाड़ी इलाका है। अब वहां पर सब लोगों को रोजगार तो है नहीं, तो आप एक पहाड़ी पर जाएंगे तो देखेंगे उस पहाड़ी पर 10-20 लोगों का घर है, मकान है, फिर वहां पर कोई सुविधाएं नहीं है। फिर वहां से आप उतरिए, फिर दूसरे बस्ती में जाइए, दूसरी जगह पर जाइएगा तो देखिएगा वहां पर 25-50 मकान है, फिर वहां पर मकान खत्म हो जाता है, फिर आप 4-5 किलोमीटर बाद नजर आएगा कि वहां पर 10-15 मकान है। हमने एक बार झारखंड गया था, जब एक पहाड़ी पर चढ़े थे तो वहां पर देख रहे थे कि इसी तरह से मकान हमें दिखाई पड़ रही थी। 10-20 मकान उधर है, 10-20 मकान उधर दिखाई पड़ रही थी। तो ऐसी बस्ती को क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? परिचित एकांकी बस्ती। ये उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश यानी जो पर्वतीय इलाका है वहां, या जो जंगली इलाका है, जंगल है ना, वहां पर ये पाई जाती। कोई दिक्कत? अब आगे चलेंगे। अर्धगुच्छित बस्तियां, यानी अर्धगुच्छित का मतलब होता है जैसे अभी जो पढ़े हैं आप वही होती है, लेकिन इसमें जो है ना जनसंख्या थोड़ी ज्यादा रहती है। जैसे जहां पर ज्यादा खेती बाड़ी होती है
जहां पर खेती बाड़ी होती है, तो खेती बाड़ी होने के बाद वहां पर कुछ कुछ जगह पर देखिएगा कुछ जनसंख्या निवास करेगी, फिर अलग हो जाएगी, कुछ जनसंख्या निवास करेगी, फिर अलग हो जाएगी, कुछ जनसंख्या यहाँ निवास करेगी। तो ऐसे ऐसे बस्ती को हम लोग कहेंगे अर्धगुच्छित। क्या बोलेंगे हम लोग? ये कहाँ मिलती है? तो गुजरात तथा राजस्थान में। ये किसके कारण? तो कोई गांव टूट गया है, यानी मान लीजिए कोई जगह था, बहुत ज्यादा जनसंख्या थी, लेकिन वहां बाढ़ आई, तो वहां से कुछ लोग ना वहां से धीरे धीरे क्या हो गए? चले गए। अब वहां पर कुछ लोग बच गए हैं। या मान लीजिए भूकंप हादसा हुआ, जिसके कारण कुछ लोग वहां से घर छोड़ करके चले गए, यानी प्राकृतिक आपदा होने के कारण डर से लोग अपनी मकान को वहां से छोड़ छोड़ करके चले जाते हैं, और कुछ ही लोग वहां पर बच जाते हैं। तो ऐसे बस्ती को हम क्या बोलेंगे? हम लोग क्या बोलेंगे? अर्धगुच्छित। तो अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे? थोड़ा सा गौर करिएगा। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि भारत में संरचना के आधार पर बस्ती के प्रकार, जिसमें हमने पहला पढ़ा पल्लवी बस्ती, दूसरा पढ़ा गुच्छित बस्ती, तीसरा पढ़ा परिरक्षित बस्ती, अर्धगुच्छित बस्ती। ठीक है, चलिए अब आगे। अब चलेंगे विभिन्न युग में विकसित नगर का वर्गीकरण। देखिए हमारे भारत में आज से नगर नहीं है, बहुत प्राचीन काल से नगरों का भी विकास हुआ है। लेकिन किस काल में जो नगर का विकास हुआ, तो काल के आधार पर, अभी अभी पढ़ रहे थे आप बस्ती के आधार पर, अब पढ़ेंगे हम लोग काल के आधार पर। ठीक है, तो काल में हमारे यहाँ नगर का विकास हुआ जो प्राचीन नगर कहलाता है, जो सबसे पुराना नगर होता है। माने वैसे नगर जिसकी निर्माण जो है, यानी कि उदय जो है, लगभग 2000 ईस्वी पूर्व हुआ है। 2000 ईस्वी पहले से जो नगर अस्तित्व में आया, तो ऐसे नगर को कहा गया है प्राचीन नगर। जैसे हमारे भारत की बात करें, जैसे अजमेर, भारत में कौन एक नगर है? अजमेर नगर है। अब ये नगर जो है आज से नहीं बना है, बहुत समय पहले का नगर है। इसी तरह से और कोई दूसरा नगर भी हो सकते हैं उदाहरण में। तो खास करके ये नगर उस समय जो विकसित होते थे, या तो कोई ऐतिहासिक जगह होता था या कोई धार्मिक जगह होता था, तो लोग धर्म के नाम पर वहां जाते थे। धीरे 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 वो नगर जो है ना क्या बन गया? प्राचीन हो गया, है ना। तो उस जमाने में कब कितना? लगभग 2000 ईस्वी पूर्व इस नगर का विकास हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्राचीन नगर। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? प्राचीन नगर किसे कहते हैं? तो वैसे नगर जिसकी निर्माण या संरचना कितने वर्ष पहले हुई? तो लगभग 2000 ईस्वी पूर्व। और यह मुख्य रूप से किसका जगह होता है? या तो वह धार्मिक स्थल होता है या ऐतिहासिक नगर होता है। किसी को दिक्कत? चलते हैं आगे। अगला हमारा है मध्यकालीन नगर। अगला क्या हमारा? मध्यकालीन। तब मध्यकाल का मतलब होता है बीच का समय, यानी 2000 ईस्वी पहले की बात है। अब समझिए कि 1000 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व जो नगर बसा होगा, इसके बीच में जिस नगर का विकास हुआ, इसको कहेंगे हम लोग मध्यकालीन नगर, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मध्यकालीन नगर। अब ऐसे समय में मध्यकाल इसको कहते हैं। मध्यकाल में ऐसे समय में हमारे भारत में लगभग 100 नगरों का विकास हुआ, जिनमें प्रमुख है दिल्ली, नागपुर, सासाराम इत्यादि। समझ में आ गई? क्लियर? फिर समझिए, अभी पहले पढ़े आप प्राचीन नगर, तो जो पुराना नगर है। मध्यकाल जो मध्यकाल के समय में आया, तो उसको कहेंगे हम लोग मध्य नगर। और तीसरा हमारा है जिसको आधुनिक नगर कहते हैं। तीसरा क्या हमारा? आधुनिक नगर, जो अभी अभी जिस नगर का निर्माण हो रहा है, तो ऐसे नगर को कहते हैं हम लोग आधुनिक नगर। खास करके हमारे भारत में जब अंग्रेजों का आगमन हुआ है, तो आधुनिकरण हमारे यहां तेजी से। देखिए इससे पहले हम लोग पुराने तरीके से ही जी रहे थे। अंग्रेज आया हमारे यहां, वो अपना लाभ के लिए हमारे साथ व्यापार किया है, लेकिन आधुनिकता लाने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। नई तरीके के कपड़े, नई शिक्षाएं, नई व्यवस्था, विश्व के देशों के साथ जोड़ना, ये सब किसने किया है? अंग्रेजों ने किया हमारे यहाँ। तो भले वो हमसे ज्यादा लूटा है उसका बदले में, लेकिन काम तो उसने किया था। और उस समय बहुत सारे नगर का निर्माण हुआ है, जिनमें गोवा, मुंबई, सूरत, मछलीपट्टनम, ये सब जो नगर हैं, खास करके अंग्रेजों ने बसाया। तो ऐसे नगर को कहते हैं आधुनिक नगर। और ये खास करके कब हुई है? आधुनिक नगर कब हुई है? जब उद्योग का विकास होने लगा। जब उद्योग हुआ ना, तो जहां उद्योग स्थापित हुआ, वहां पर धीरे धीरे लोग जाकर के बसने लगे। चलिए, तो अभी पढ़ रहे थे आप काल के आधार पर।
यानी समय के आधार पर उद्योग के वर्गीकरण, जिसमें हमने पढ़ा प्राचीन नगर, फिर पढ़ा हमने मध्यकालीन नगर, तीसरा पढ़ा आधुनिक नगर। यहां तक किसी को दिक्कत? अगर क्लियर हो गया तो आगे चलें। बहुत अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया, देखिए हमारे भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया आज से नहीं है, प्राचीन काल से है। लेकिन नगरीकरण जो इतना पहले था ना, उससे हम लोग ज्यादा अब कर रहे हैं। पहले क्या था, जो कोई धार्मिक जगह होती थी, उस जगह पर लोग पूजा पाठ के उद्देश्य से, घूमने के ख्याल से वहां जाते थे। तो वहां पर धीरे धीरे ना वह नगर विकसित होते चला गया। जैसा हमने कहा अजमेर। मध्यकाल में क्या हुआ कि जो राजघराना होता था, तो जब राजघराना की राजधानी हुआ करती थी, वो शहर के रूप में विकसित होता था, जो मध्यकालीन नगर कहलाया। जैसे हमारे सासाराम के जमींदार थे शेरशाह सूरी, उन्होंने क्या किया कि अपनी जो राजधानी हुआ करती थी उस सासाराम में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया। वो धीरे धीरे नगर के रूप में विकसित हुआ। तोमरों ने दिल्ली का निर्माण किया, तो दिल्ली एक शहर बन गया, है ना। तो वो मध्यकालीन था। लेकिन आधुनिक काल में अगर बात करें, अंग्रेजों के आने की बात, तो उस समय उद्योग तेजी से बढ़ा, क्योंकि वो हम लोग पहले हाथ से सामान बनाते थे, अब मशीन से बनाने लगे। अब जैसे उद्योग बढ़ा तो काम करने के लिए लोग बाहर से हमारे यहाँ आने लगे, और जैसे हमारे यहाँ आने लगे तो परिणाम क्या हुआ कि लोग उस जगह पर ज्यादा बसने लगे, धीरे धीरे नगर का विकास हुआ। एक आंकड़ा है जो एनसीईआरटी कहता है कि 2011 से पहले हमारी जो नगर थी वो कम थी, लेकिन 2011 के बाद नगरीकरण में और तेजी से वृद्धि हुई है। कितना परसेंट का? तो 31.16% का। ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी पूछता है। यानी कि 2011 के बाद, यानी अभी अभी के हिसाब से चलेंगे 13 वर्ष पहले की बात, तो नगरीकरण ना ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि लोग अब ज्यादा कृषि पशुपालन के अलावे लोग ज्यादा करके उद्योग व्यापार पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। तो नगरीकरण, अब देखिए ना आसपास में जितने भी आप चौक चौराहा देखे होंगे, उसमें देखिएगा ज्यादा वृद्धि हो रही है, चारों तरफ दुकानें दुकानें बढ़ती जा रही है। पहले 10-20-5 दुकान हुआ करता था, आज उसी जगह पर जाइएगा तो देखिएगा, अरे 2 साल पहले आए थे जहां पर 4 दुकानें थी, आज वहां पर 100 दुकानें खुल गई है। ये क्या है? ये नगरीकरण का ही प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि नगरीकरण की बात। अब आगे चलेंगे। नगरीकरण में आप देखे होंगे गौर करके, जिसमें अपने मेगा सिटी, सिलिकन थी, मिलियन सिटी इत्यादि आप पीछे पढ़ चुके हैं, तो इसे पढ़ाने की जरूरत हमें नहीं है। इतना तो क्लियर हो गया। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग कार्य के आधार पर नगर का वर्गीकरण। किसके आधार पर? कार्य के आधार पर, यानी जो हम काम करते हैं, तो नगर में जहां काम हो रही है उसके आधार पर नगरों का वर्गीकरण की अगर बात करेंगे, तो उनमें कई प्रकार के नगर हैं, जिनमें हमने परिभाषा नहीं लिखा है, केवल नाम लिखा है। अभी समझा देते हैं। पहला है हमारा औद्योगिक नगर, याद रखिएगा। तो वैसे नगर जहां पर विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं, तो ऐसे नगर को कहते हैं औद्योगिक नगर, जिनमें हमारे बिहार में बरौनी एक औद्योगिक नगर है। इसी तरह से जामनगर औद्योगिक नगर है। इसी तरह से जमशेदपुर एक औद्योगिक नगर है। बोकारो एक औद्योगिक नगर है। यानी वहां पर मूल रूप से हम लोग औद्योगिक कार्यों के लिए ही जाते हैं। बस मूल हमारा उद्देश्य होता है औद्योगिक, ज्यादा लोग उसी काम से जाते हैं, तो ये कहलाता है औद्योगिक नगर। किसी को डाउट? आगे चले। अगला प्रशासन नगर, यानी प्रशासनिक कह सकते हैं उसको। वैसे नगर जहां मूल रूप से राजकीय काम होता है, प्रशासन का, जितना भी जिला मुख्यालय है वहां पर जमीन की रजिस्ट्री होती है, गाड़ी खरीदना बेचना हो वहां पर से काम होगा, है ना। या मान लीजिए अन्य प्रकार के जो केस मुकदमा होती है उसके लिए, तो आप कहां जाते हैं? तो जिला के प्रशासनिक नगर में जाते हैं, जहां प्रशासन होता है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रशासनिक नगर। जैसे दिल्ली हमारे भारत की प्रशासनिक नगर है, पटना हमारे बिहार की प्रशासनिक नगर है, क्योंकि पूरे पटना से ही समझिए तो पूरे बिहार में एक प्रशासन देख रेख किया जाता है। जैसे हमारे, आप अपने जिस जिला में रहते होंगे, जो जिला का मुख्यालय है, वहां पर से ही सारे कार्यों का देखरेख पूरे जिला के अंदर का किया जाता है, कि किस पंचायत में सड़कें बनानी है। और आपके जितने भी गांव के ठेकेदार होंगे या लोग, वो बराबर जिला जाते रहते हैं। भाई कहाँ जाते हैं? भाई तक कचहरी जाते हैं, काहे लगी? तब कोर्ट के लिए,
नहीं, किसी की पैरवी के लिए, तो किसी की मुकदमा के लिए, ऐसे करके, तो वो क्या हमारी प्रशासनिक नगर है। ठीक है, आगे है वाणिज्यिकी। वाणिज्यिकी का मतलब होता है व्यापार, यानी खास करके वैसे नगर जो व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, यानी जब हम लोग वहां व्यापार करने के लिए जाते हैं तो वो नगर क्या कहलाते हैं, हमारे वाणिज्यिकी नगर कहलाती है। जैसे मुंबई भारत का क्या है, मुंबई जो है वो वाणिज्यिकी नगर है। इसी तरह से कोलकाता हमारा क्या है, वाणिज्यिकी नगर है, यानी मूल रूप से वहां पर ना व्यापार के लिए माना जाता है। वर्ल्ड की जितनी भी चीजें होती है खास करके मुंबई में उतरती है या कलकत्ता में उतरती है। क्यों? क्योंकि वो पानी का बंदरगाह वाला जगह है, तो बड़ी बड़ी जहाजें उतरती है, वहां से डिस्पैच होकर के भारत के सभी भागों में भेजा जाता है। तो कलकत्ता और मुंबई जो है हमारे भारत की, वो वाणिज्य की नगर है। आगे है परिवहन नगर, माने वैसे नगर जो मूल रूप से परिवहन के लिए जाना जाता है, यानी वहां से हम लोग दूर देश की दुनिया में यात्रा करते हैं। जैसे भारत के 4 महानगर जिनकी केंद्र जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये 4 क्या है, एक महानगर है। और यहां से दुनिया के किसी भी देशों में अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां से आसानी से आपको वायुयान मिल जाएगी। तो हमारे लिए वो क्या हो गया, एक प्रकार का, जब यात्रा करने के लिए हम वहां जाते हैं तो वह हमारे लिए क्या हो गई, परिवहन नगर। इसी तरह से जैसे हमारे पानी वाली बंदरगाह वाली जो बात होगी, जैसे आप चलिए गोवा, जैसे चलिए मारमगाओ, जैसे चलिए कोच्चि, विशाखापत्तनम, वहां क्या है, पानी की जहाजें लगी होती है, हम लोग यात्रा करने के लिए उसका उपयोग करते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग परिवहन नगर। यहां तक कोई डाउट? तो अभी तक पढ़ रहे थे कार्य के आधार पर उद्योग नगरों का वर्गीकरण, औद्योगिक नगर, प्रशासनिक नगर, वाणिज्यिक नगर, परिवहन नगर। आगे थोड़ा सा और देखिए क्या है, खनन नगर। अब क्या कहते हैं हम लोग, खनन नगर किसे कहेंगे, तो वैसे नगर जो मूल रूप से खनन के लिए प्रसिद्ध है, माने वहां से या तो तांबा, लोहा, कोयला जैसे जो खनिज पदार्थ हैं उसी का उत्पादन होता है, तो इसको कहते हैं हम लोग खनन नगर। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर लीजिए आप, खनन नगर में अगर बात करेंगे तो झरिया क्या है, खनन नगर है, वहां पर झरिया में कोयला की खान है। जैसे झारखंड का सिवभूम है, सिवभूम जिला, वो क्या है, एक प्रकार का खनन नगर है। जैसे हमारे बिहार में ले जाइए झाझा, जमुई, ये सब क्या है, खनन नगर है। वहां पर आपको चूना पत्थर, अभ्रक, मैग्नीज, कोयला इत्यादि पर्याप्त मात्रा से मिलती है झारखंड में। तो ये क्या हमारा खनन नगर के रूप में विकसित है। क्लियर? अब आगे चलेंगे, छावनी नगर, यानी अंग्रेज या जो भी सैनिक, या भारत में जो देश आजाद के बाद की बात करेंगे तो जो सैनिक जहां रहते हैं ना, तो उस जगह को छावनी नगर कहा जाता है। जैसे हमारे बिहार में दानापुर एक जगह है जहां पर ज्यादा सबसे मिलिट्री रहा करती है, मुजफ्फरपुर में मिलिट्री रहा करती है, तो वो क्या हमारी ये छावनी नगर है, क्योंकि वहां पर देश की सेनाएं ज्यादा निवास करती है। जब भी राज्य में कोई तरह की दिक्कतें होती है, इमरजेंसी आपातकालीन होती है, तो तुरंत मुजफ्फरपुर से या दानापुर से सैनिक को तुरंत बुला लिया जाता है, यानी सिपाही को बुला लिया जाता है। तो ये क्या कहलाती है, छावनी नगर, क्योंकि वहां सेना बैठी रहती है हमारी सुरक्षा के लिए। जब भी हमको जरूरत होगा तुरंत हम उसको बुला लेते हैं। आगे है पर्यटन नगर। क्या है, तब पर्यटन नगर का मतलब हुआ कि वैसे नगर जहां हम मूल रूप से घूमने के लिए जाते हैं, मूल रूप से हम लोग घूमने, जैसे बिहार का गया, क्या कोई काम है, पहाड़ी इलाका है और उस जगह पर हम लोग मूल रूप से घूमने के लिए जाते हैं, तो वह क्या हमारी पर्यटन नगर हुआ। जैसे आप चले जाएंगे मुंबई में, कुछ जगह है जहां फिल्मों की ज्यादा शूटिंग होती है, तो वह हमारे लिए क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी पर्यटन नगर, जहां घूमने के लिए जाते हैं। इसी तरह से शैक्षणिक नगर शैक्षणिक का मतलब होता है जहां पर हम लोग मूल रूप से, गलती लिखा गया है शैक्षणिक, जहां पर हम लोग मूल रूप से शिक्षा के लिए जाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी शैक्षणिक नगर कहलाती है। जैसे हमारे भारत में राजस्थान का एक नगर है कोटा, अभी वर्तमान के समय में वो शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है। चाहे वो नीट हो या आईआईटी के स्टूडेंटों के लिए वो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कई वहां पर बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है जो नीट और आईआईटी के स्टूडेंटों के लिए टॉपर्स काम करती है, तो ज्यादा करके लोग वहां पर शिक्षा के लिए जा रहे हैं। तो कोटा मूल रूप से हम लोगों के लिए क्या हो गया, शैक्षणिक नगर। जैसे दिल्ली का मुखर्जी नगर, वो भी क्या हमारे लिए शैक्षणिक नगर है, क्योंकि वहां पर हम लोग शिक्षा के लिए मूल रूप से ही
जाते हैं। अगर वहां पर शिक्षा की व्यवस्था को कम कर दिया जाए, यानी बंद कर दिया जाए, तो हमको नहीं लगता है कि वहां पर कोई लोग आना जाना पसंद करेंगे। सुनसान रोड हो जाएगी। अभी वहां पर केवल अगर मान लीजिए कोटा की बात करें, तो वहां पर बहुत सारे विद्यार्थी निवास करते हैं, रह रहे हैं। बाहर से पूरे देश के लोग वहां पर जाकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कोटा की हटा दीजिए वहां के शैक्षिक संस्थानों को, नजर आएगी कि सारे लोग चले गए, बिल्कुल गांव जैसा हो गया। शहर तो रहेगा ही, ऐसा नहीं कि, लेकिन बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए लास्ट हमारा है धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, यानी वैसे नगर जो मूल रूप से धार्मिक दृष्टि से देखा जाता है। जैसे हमारे बिहार झारखंड में जो देवघर है, वो मूल रूप से किसके लिए हम लोग जाते हैं, तो धार्मिक नगर है। वहां बाबा भोले का जो है शरण स्थली माना जाता है। इसी तरह से नालंदा जिला है, जो हमारे बौद्ध धर्म के शरण स्थली है। जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश के सांची जाते हैं, उसी तरह से यह क्या कहते हैं उसको, सारनाथ। तो ये जगह जो है वो ऐतिहासिक और धार्मिक है। तो ऐसे जगहों को हम लोग कहेंगे। तो कार्य के आधार पर कितना भागों में बांटा आपने, कुल 9 भागों में। ठीक है, अब थोड़ा सा बच गया है, हम लोग चलते हैं। आपसे पूछेगा कि स्मार्ट सिटी मिशन क्या है। यानी भारत सरकार का यह मानना है कि ऐसे नगर प्रोजेक्ट बनाइए, ऐसे नगर बनाइए जहां पर वहां के लोगों को बिजली, पानी, सुरक्षा, खाद्य इत्यादि पर्याप्त मात्रा से मिले, किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो इसको कहा गया है स्मार्ट सिटी। इसको क्या कहा गया है, पहले से वहां पर सड़कें बनवाई जाती है, बना करके उसके बाद वहां पर नगरों का बड़े क्या किया जाता है, बसाया जाता है, घर बनाया जाता है। तो इसको कहा गया है स्मार्ट सिटी। अभी बहुत सारे जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो क्या करती है, जमीन को इसी तरह से खरीदती है, खरीद कर क्या करती है, टाउनशिप बनाती है। टाउनशिप जैसे आप समस्तीपुर में भी चलेंगे तो वस्तु विहार का टाउनशिप है ना। इसी तरह से बहुत जगह पर क्या है, इस तरह की टाउनशिप बनाई गई है। इसको स्मार्ट सिटी के रूप में दिखा जाता है। यानी कि उस जगह पर आपको मंदिरें मिलेगी, स्विमिंग पूल मिलेगा, बहुत बड़ा मैदान मिलेगा खेलने के लिए, बाग बगीचा मिलेगा, और उसी कैंपस के भीतर में आपको बहुत सारे मतलब, तो ऐसे नगर को विकास करने की जो योजना है, इसी को कहा गया है स्मार्ट सिटी। ये कौन बना रही है, सरकार अपनी मदद से कर रही है। ठीक है, तो आशा है आपको ये चैप्टर अंत हो गया। अब यानी बहुत छोटा चैप्टर था, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग मानव बस्ती एक पीछे वाले जो फर्स्ट भूगोल है उसमें पढ़ ही लिए थे। इसमें टॉपिक्स भारत से जोड़ा गया था, तो हमको अगर पढ़ना था तो हम पढ़ लिए। विशेष के लिए आज इतने ही, कल इसके क्वेश्चन आंसर के साथ आएंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।